हाँ भाई, हमारा पाठ कौन चल रहा है? आनुवांशिक। कौन चल रहा है? देखो, आनुवांशिकता का मतलब होता है जेनेटिक या हेरिडिटी। आनुवांशिकता में हम नौवां पॉइंट, जिसका नाम है हमारा सूक्ष्म विकास। क्या नाम है? देखो, सूक्ष्म विकास का मतलब क्या होता है? छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास। जैसे मैं आपसे बात करूं, भूंगो जिसको बीटल्स बोलते हैं, के शरीर के रंग में परिवर्तन। तुमने कई बार देखो, गिरगिट जो होता है, गिरगिट जिसको करकेटा बोले, वो समय के साथ रंग बदल लेता है। घटना आती है तो रंग कुछ और का तरीके कर लेता है, और घटना आती है तो और किस तरीके कर लेता है, यानी कि शरीर की किस्म कर लेता है परिवर्तन रंग में। अगला है हमारा स्पीसीज। क्या है? स्पीसीज का मतलब होता है जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है। इस बात का मतलब ये है कि मानव से मानव ही पैदा होंगे, बिल्ली से बिल्ली पैदा होंगी, और भैंसों से भैंसों के बच्चे पैदा होंगे। थोड़ी भैंसन पे और आदमी पैदा हो गया, चींटी से चींटी पैदा हो, चींटी की थोड़ी है भाई, हाथी पैदा हो गया। यानी कि समान स्पीसीज रहेगी तुम्हारी। स्पीसीज को हम कहते हैं जाति। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जा रहा है तुम्हारी जाति क्या है, हमने जाति अलग तरीके से बनाया, लेकिन जाति को स्पीसीज मतलब अलग तरीके। जाति मतलब रही, जैसे हमारी जाति क्या है? मानव। कुत्ता डोलन की जाति क्या है? कुत्ता। भैंस रहे में भैंसन जाति क्या है? भैंस। आदमी और जो महिला पुरुषों की जाति क्या है? मानव। रियलिटी तो यही है, हमने अलग तरीका से बनाया। जनसंख्या में समान जीवों का समूह। समझ गए इस बात को? आपस में निषेचन करते हैं। अब जैसे तुम्हारी भैंस है तो भैंस के लिए भैंसा चाहिएगा, ये ना है कि निषेचन के लिए नर को हाथी के रूप में ले ले, ऐसे ले लेते। तो यानी कि तुम्हारे उन वो आपस में निषेचन करके जीव उत्पन्न करते रहते हैं। ये हमारी कहलाती है स्पीसीज। क्या कहलाती है? अगला है हमारा गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में ना बता रखा है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर कौन होता है? हमारा गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र की संरचना होती है, धागे जैसी संरचना होती है जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की अनुवांशिक सूचना होती है। मतलब तुम्हारे जो गुण है, तुम्हारे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी वाले, तुम्हारे पिताजी वाले जो गुण थे तुम्हारे किसके अंदर आए थे? गुणसूत्र के अंदर। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कोशिका के केंद्रक के अंदर। अगला है हमारा डीएनए। डीएनए का नाम होता है तुम्हारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यह गुणसूत्र में पाया जाता है। एक बार इनको ओरली देख लो, एक साथ समझा देते हैं। अब तुम्हारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है तुम्हारा कहाँ से? अनुवांशिकता। अनुवांशिकी से कहाँ से होता है? अनुवांशिकी को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ, अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में। पहली हमारी अनुवांशिकता, जिसको कहते हैं वंशानुगति। क्या बोलते हैं? दूसरे का नाम है विभिन्नता या विविधता। क्या नाम है? विभिन्नता या विविधता। देखो, अनुवांशिकता का वंशानुगति का मतलब एक ही होता है। वंशानुगति बोलूं मैं या चाहे अनुवांशिकता बोलूं या अनुवांशिकी बोलूं, एक ही बात है। विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत होती है। पूर्ण विश्वसनीयता मतलब होता है प्रॉपर वे में क्लियर रहता है कि ये बच्चा इसका ही है। तुमने कई बार देखा होगा शहरों में डिवोर्स वगैरह चलते हैं कि जिस बच्चे, मैं बता दूंगा कल के बाद, विभिन्नता तथा विविधता यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। अब मैंने तुम्हारी जो विभिन्नता है, विभिन्नता को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? पहली हमारी शारीरिक कोष का विभिन्नता और दूसरी हमारी जनन कोष का विभिन्नता। शारीरिक कोष का विभिन्नता को हम बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं? सोमेटिक वेरिएशन। इसमें आपको दो तीन बात ध्यान रखनी होती है। पहली, यह शारीरिक कोशिका में आती है। दूसरी, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। सब को यहाँ पे कोई कोशिका लूँ, उसको क्लोर बना के और कोई जीव बनाना चाहूँ तो उससे कोई जीव नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमारी जेनेटिक वेरिएशन है, यानी कि जनन कोशिका है तुम्हारी, इसमें क्या होता है? यह जनन कोशिका में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, तुम्हारी दूसरी पीढ़ी में लक्षण आते हैं। इसमें आप उदाहरण ध्यान रख सकते हो। सपोज करो जैसे मैंने किसी लड़की का जैसे कान छेद दिया हमने, तो उस पर ये गिना है कि उसके जो बच्चे पैदा होंगे, उसकी बच्ची पैदा होगी दोबारा, तो उसका कान छेदा नहीं जाएगा। तो ये तो आते हैं तुम्हारे किसमें? शारीरिक कोष का बनता है। किसी कुत्ते की अगर हमने पूंछ काट दी, ना कि जब वो कुतिया की सब पूंछ काट दी हमने, ये थोड़ी होगा जब पल्ला होंगे पूंछ कटे पैदा होंगे, नहीं होंगे। इसमें आते हैं तुम्हारे शारीरिक कोष का बनता में आते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनन कोष का बनता में, इसमें तुम्हारी सारी चीज आती है। थोड़ी सी गहरी बात है आएगी उसमें। इसके बाद इसमें दो तीन लाइन और रहेगी, उनको लिखो।
हमारे पाठ का नाम क्या है बताओ? अनुवांशिकता में हमने अगर मैं आपसे बात करूं, अनुवांशिकी को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों। एक तो होता है अनुवांशिकी, एक होता है वंशानुगत। क्या होता है? अनुवांशिकी या वंशानुगत। तो दूसरा क्या होता है हमारा? बताओ। विविधता या विभिन्नता के आधार पर। अगर मैं आपसे बात करूं विविधता या विभिन्नता के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं। पहला तुम्हारा कौन सा था? सोमेटिक वेरिएशन, और दूसरा तुम्हारा ज्योमेट्रिक वेरिएशन। सोमेटिक में हम किसके बारे में पढ़ते थे? यानी कि किसी भी जीव की जो डायरेक्ट कोशिका है ना, जो शारीरिक कोशिका है, उसको हम लेने से कोई नया जीव नहीं बना सकते। इसलिए हमारी अगली पीढ़ी में वो हमारी कोई भी सूचना को स्थानांतरित नहीं करती थी। हमारी जैसे उदाहरण को हमने बात कर, कान में छेद, कान में अगर किसी के छेद है तो ये जरूर ना है कि उसके जो बच्चा है उस बच्चे के कान में छेद आएगा, नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं तुम्हारे जनन कोशिका की, तो जनन कोशिका में क्या होता है? जनन कोशिका में जो लक्षण होते हैं वो कोशिका के अंदर तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम में गुणसूत्र रूप में आते थे हमारे। उसमें अगला पॉइंट था हमारा जैव विकास में सहायक नहीं है ये वाला, और ये वाला हमारे जैव विकास में सहायक होता है। ठीक है ना? जैव विकास तुम्हारे सिलेबस में हटा दिया जैसे। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। कान में छेद होना, कुत्ते की पूंछ काट देना, ये सारी चीजें जैव विकास में सहायक होता है। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई, पिताजी लंबे हैं, माताजी लंबी है तो शुद्ध लंबा बच्चा पैदा होगा। माताजी शुद्ध बोनी है, पिताजी शुद्ध बोने तो बच्चा शुद्ध बोना पैदा होगा। उदाहरण के लिए तो एक आदमी रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन ऐसे ऐसे मजाक से कर रही है ना। तो नरेश मास्टर हैं, हम तो काफ़ी साल बढ़ोगे, तो वो शुद्ध बोनो और आगे घरवाली शुद्ध बोनी आएगी। ऐसे हम मजाक कर रहे हैं, शुद्ध बोनो ही पैदा हो बेटा, कैसे कर ली। अब वो छोरा के 2-2.5 साल गए, वो बड़ी ना हो गया, लंबाई ना बड़ी, लंबा कहाँ से बढ़े नहीं की जेनेटिक रीजन तो शुद्ध बोने कहेंगे। ऐसा होता है ना? अब देखो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन की अगर मैं आपसे बात करूं तो विभिन्नताएं हमारी दो प्रकार की ध्यान रखनी है। आप कितने प्रकार ध्यान रखनी है? पहली आपको ध्यान रखनी है अलैंगिक जनन। कौन सी ध्यान रखनी है? अलैंगिक जनन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या ध्यान रखना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मैंने आपको बताया था अलैंगिक जनन की आपको मैं 6 विधि बताई थी। कितनी विधि बताई थी? पहली कौन सी थी हमारी? कौन सी थी? विखंडन विधि। कौन सी थी? विखंडन विधि कितने प्रकार की थी हमारी? कौन कौन सी थी? पहली दुखंडन और दूसरी बहुखंडन। अगली कौन सी थी हमारी? खंडन विधि। खंडन विधि के बाद कौन सी थी हमारी? बताओ कौन सी? और उसके बाद कौन सी थी हमारी? मुकुलन। और उसके बाद बीजाणु समासन। इस तरीके और उनके बारे में सबको उदाहरण वगैरह बताए थे, कैसे कैसे उनमें तुम्हारा बच्चा पैदा होता है, वो बात मैंने बताई थी। उनमें सीधा कोई भी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता था, लैंगिक जनन नहीं होता था। जीव में जो तुम्हारी कौन थी? हमारी जैसे हमारी कौन थी? अमीबा थी। अमीबा जैसा कोई करी है तो वह बीच में से कटती केंद्रक से 2 टूक हो जाए, नया जीव बन जाता था। उसमें से फिर 2 टूक हो जाए, नया जीव बन जाए। स्पायरोगारा है, उसमें से एक स्पायरोगारा में कई टूक है जाए, उन टूक अंत नई स्पायरोगारा बन जाए। ऐसा करके वो सब विधि पड़ी है उनका की अलैंगिक जनन। याद आ गई आपको? इसमें आपको अलैंगिक जनन में जो हमारी अनुवांशिक जो बात है वो कौन कौन सी रहेंगी? सबसे पहले रहेगी विभिन्नताएं कम होंगी। विभिन्नता बिल्कुल कम होंगी। जैसी मतलब ये कि तुम्हारा पौधा है या जिसमें तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारा अलैंगिक जनन हो रहा है। जैसा तुम्हारा अमीबा पहले था उसका बच्चा सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है ना? दूसरा, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। तो डीएनए की जो प्रतिकृति होती है तुम्हारी छोटी छोटी कमियों के कारण क्या होती है? तुम्हारी उत्पन्न होती है। दूसरे में आपकी विभिन्नता अपेक्षाकृत क्या होंगी? हमारी अधिक होंगी। यानी कि लैंगिक जनन में क्या है? तुम्हारी विभिन्नता अधिक होंगी। जरूर नहीं है कि बिल्कुल सेम कंडीशन पे आ जाए तुम्हारा। इसमें तुम्हारी क्या रहेगी? तुम्हारी विभिन्नता अपेक्षाकृत हमारी अलैंगिक जनन के ज्यादा होंगी। यानी एसेक्सुअल की बजाय तुम्हारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारी विभिन्नताएं क्या होंगी? हमारी अधिक होंगी। अगला है हमारा इतने उदमचार काम ना दे जितने तुम कर रहे हैं। हाँ भाई, हम कहाँ चल रहे थे? अगला पॉइंट है हमारा विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होंगी।
अगला पॉइंट हमारा इसमें क्रॉस संकरण। अगला पॉइंट हमारा क्रॉस संकरण द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम की विविधता के वियोजन द्वारा या म्यूटेशन या उत्परिवर्तन द्वारा हम लैंगिक जनन कर सकते हैं। दोबारा बोलेंगे, सुनना एक बार। विभिन्नता अपेक्षा अधिक होगी, क्रॉस संकरण द्वारा कर सकते हैं। क्रॉस संकरण का मतलब होता है यानी कि एक दूसरे के बीच में मोनो हाइब्रिड करवाना। मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है एकल संकरण। जैसे तुम्हारी मटर के पौधे में होता है जो बीज बन के आते हैं ना, तुम्हारे सीड्स, सरसों का, गेहूं का बीज बन के जो आते हैं, उसमें आप देख लेंगे बाजरे फिर हाइब्रिड लिखो रहे। हाइब्रिड का मतलब है संकरण कार्य, यानी बाजरे में वो आपस में हमने संकरण करवाना पड़े। उनके नर्मदा के बीच में जब अच्छा पौधा बन के तैयार होता है, उन्हें इकट्ठे करके जब बीज बन के तैयार हो लेवल जब भी महंगा आवे वो, तो ये क्या बाजरे वैसे तार 60 मतलब 20 रुपये किलो और थैली दे रहे हैं 500 की। कहाँ चक्कर है, 1 किलो थैली है वो। अरे भाई साहब हम ये कहानी हुई है हम लैब में, हम खर्चा है वो। अगला हमारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा म्यूटेशन का मतलब आप उत्परिवर्तन ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रख लेना? उत्परिवर्तन, ठीक है ना। तो लैंगिक में आप 2 3 4 चीज ध्यान रखना, अपेक्षा अधिक, क्रॉस, गुणसूत्र और म्यूटेशन। अगला पॉइंट हमारा विभिन्नता के लाभ, यानी कि हमारी विभिन्नता के या विविधता के लाभ क्या है, उसकी उनके प्रॉफिट क्या क्या है तुम्हारा। पहला प्रॉफिट है हमारा प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला बात करूँ आपसे मैं, उष्णता को सहन करना। अगर तुमको आपसे मैं बात करूँ यहाँ से डायरेक्ट तुमने हिमालय पे ले जाओ, तुमने यहाँ डायरेक्ट, तो तुम तो एकदम तो ठंड है, तुमको सहन ना होगी। थोड़ा ठंड जहाँ महसूस करेंगे, फिर धीरे धीरे मार जाएंगे, जब झटका दे जाओ तो एकदम से अगर सर्दी आ जाए तो आप जुकाम वगैरह बीमारी वगैरह हो जाएगी। यानी कि एकदम से आप कोई चीज़ सहन ना कर सकें। उष्णता सहन करने की क्षमता तुम्हारी किसका आधार है? हमारी प्रकृति की व्यवस्था के आधार पर। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ, अंग्रेजन यहाँ लिया हमें तो उनका गर्मी सहन ना होगी, और तुम अगर अंग्रेज नहीं चले जाएंगे तो मैं सर्दी सहन ना होगी। तो वो क्या होता है, हमारी उष्ण यानी कि वो सहन करने की जो क्षमता बनती है ना, विविधता के आधार बनती है। जैसे अगर आपसे बात करूँ यूरोप की, यूरोप के ज़्यादातर बुद्धिमान आदमी क्यों मिले हैं? जितने भी खोज करता है बड़े बड़े वैज्ञानिक के, तुम्हारे यूरोप के क्यों हैं? कारण क्या है? तुम्हें सर्दी पड़े और सर्दी में दिमाग ज़्यादा काम करे। जब भी तुम देखोगे मास्टर जो सर्दी चालू हुई ना, जब ज्ञान देव लग जाए, हाँ भाई पढ़ाई चालू करो, पढ़ाई चालू करो। क्यों? मास्टर खुद पढ़ने लग जाए सर्दी में, क्यों? सर्दी में ही दिमाग ज़्यादा चले ना, समझे की बात है। क्योंकि सर्दी में जो हमारा वायु दाब है, कैसे हमारा उच्च वायु दाब रहे, गर्मी लगती नहीं है, भोजन प्रॉपर मात्रा में लेते ही हैं, कछू खा लो पच जाए और दिमाग बढ़िया काम कर। तुम बिल्कुल रजाई में लोटे रहेंगे और मोड़े उड़ा निकालेंगे, आपको लाना रजाई ओढ़ के खूब पढ़ सकें तुम जाड़े में, ठीक है ना। आज मैं सोया ना हूँ, आज एनर्जी सी ना रही सही खाकले से। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन करना जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। स्वतंत्र व जुड़े कर्णपाली, देखो स्वतंत्र और जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 हमारे कौन है? परिवर्तन। यानी कानों की अगर मैं आपसे बात करूं, मैं अगर आपको कोई कहानी सुनाता हूं तो ये तो है नहीं कि इधर के कान है तो कहानी सुन रही है, इधर के कान गाली सुन रही है, समान ही सुनाई देगा ना। तो हमारा क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं लाओ। हाँ भाई, कौन सा सवाल है हमारा? 8 चलो भाई, आपसे कह रहा है वो, ध्यान सुनेंगे। 12.1 का 8 ना,